Hello everyone, this is Sankalp Shukla, Senior PGT Chemistry, Ramsri Public Senior Secondary School, Ramsri Nagar, Jhansi Road, Urai. Now we are going to discuss state of matter. Okay, state of matter. Now firstly define about matter. A substance which can occupy a mass and which have space, that is the matter. Matter are classified into three types, that is the first is the solid, and second is the liquid, and third is the gaseous state. Okay, all of you already studied in class 9th and 10th. तो देन बताते हैं सॉलिड के बारे में। सबसे पहले कि सॉलिड इसके अंदर क्या होता है, पहली चीज तो ये इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। सेकेंड थिंग, इसका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास होता है, ठीक है। क्या होगा भाई, डेफिनेट शेप होगी इसकी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा और डेफिनेट मास होगा। लिक्विड की बात करें तो उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्क नहीं करता है, इसमें थोड़ा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फार अपार्ट होते हैं, और इसका जो मास वॉल्यूम है, मास डेफिनेट है और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट इसकी शेप जो है, शेप नॉट डिफाइंड। ओके, जैसे मान लीजिएगा कोई भी लिक्विड है, उसको किसी भी आप बेसल में रख दीजिएगा, बेसल में रख देंगे तो वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा जिस कंटेनर में उसको रखा जाएगा, ठीक है। और अब गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में इसका मास, ओनली मास डिफाइन होता है, डेफिनेट होता है, बाकी नाइदर जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम और इसकी जो शेप है वो नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ये तो जनरल चीज़ है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब अगला जो टॉपिक आता है, इस टॉपिक में स्टेट ऑफ मैटर में, वो आता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बात करते हैं सीधी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भाई क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जस्ट ए फोर्स विच एक्ट बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, and this force is known, this force is attraction force and is a repulsion force. attraction force भी हो सकता है, repulsion force भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो केवल attraction force ही हो, दोनों भी हो सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? फोर्स विच, फोर्स इज अ फोर्स ऑफ attraction and repulsion which act between atoms and molecules, ठीक है। ओके, इनको जनरली क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला जो फोर्स आता है उसको हम कहते हैं लंदन फोर्स, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। सेकेंड टाइप का होता है आपका डाइपोल, 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 डाइपोल फोर्स, एंड थर्ड इज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तीन टाइप के फोर्सेस होते हैं, पहला लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, सेकंड डाइपोल, डाइपोल फोर्स, थर्ड इज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फोर्स है वो है आपका लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। आप इसको लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स या आप इसको डिस्पर्जन इंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं।
जनरली ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आपको मिलेगा। कोई भी डिस्पर्जन फोर्स जो होगा आपका वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे आपका H2 हुआ, O2 हुआ, ठीक है, और N2 हुआ, ये सारे के सारे कैसे हैं? नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ही होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक A है एंड सेकंड है ये आपका B है, ठीक है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में क्या होगा, इसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरे होल एटम या होल मॉलिक्यूल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, ठीक है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। अब इसके अंदर डाइपोल तो होगा नहीं, पोलरिटी तो होगी नहीं, क्योंकि चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका पोलर नहीं होगा, डाइपोल क्रिएट नहीं होगा। इसमें भी सेम चीज यहाँ होगी, यहाँ भी डाइपोल नहीं होगा, यहाँ भी पोलरिटी नहीं होगी, यहाँ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सेम होगा। बट जस्ट फॉर ए मोमेंट ऐसा क्या होगा कि कुछ देर के लिए जो आपका चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो गए। मान लीजिए इस साइड की ओर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा आपका पार्शली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका पार्शली पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ होगा, अब इस यहाँ क्या हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गया इस वाले एटम या मॉलिक्यूल पे, तो इसके डाइपोल होने के वजह से इसके बगल वाले में जो नाइबरिंग एटम या नाइबरिंग मॉलिक्यूल है इस पर भी क्या हो जाएगा भाई, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्शली नेगेटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें यहाँ की ओर डिस्प्लेस हो जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत डिफिशिएंट एरिया हो जाएगा, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब इनके बीच में ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो इसी को बोलेंगे हम कौन सा फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, या इसी को हम बोलेंगे लंदन फोर्सेस। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फिट्ज लंदन, इस फोर्स को उन्होंने ही सबसे पहले बताया था, ठीक है। और इसके बारे में आप जान चुके हैं कि ये फोर्सेस केवल और केवल ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ही आपको काम करेगा, ठीक है। सेकंड आता है आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स। जितने भी ये डिस्पर्जन फोर्स है, लंदन फोर्स है या फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स है, इनको जनरली बोला जाता है कौन सा फोर्स, वांडरवाल फोर्सेस। इनको वांडरवाल फोर्सेस भी बोलते हैं। और अगर कोई आयंस के बीच में कोई फोर्स काम कर रहा होता है तो उसको हम जनरली कौन सा फोर्स बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की यहाँ हम बात नहीं करेंगे, केवल हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि वांडरवाल फोर्सेस की, और उसमें हम एक फोर्स आपको बता चुके हैं जिसको बोलते हैं हम लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। सेकेंड फोर्स आपका आता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। कौन सा भाई, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। मान लीजिएगा कोई एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक और पोलर मॉलिक्यूल है इसके पास में। जब ये पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके पास आप समझ गए होंगे कि इसका खुद का एक डाइपोल होगा, इसके पास क्या होगी, पोलरिटी होगी। मान लीजिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके यहाँ होंगे, ठीक है। और उसी तरीके से जब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो रहा हो तो इस वाले के पास में नाइबरिंग एटम या नाइबरिंग मॉलिक्यूल में यहाँ पर रहा होगा क्या, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ होगा पार्शियल नेगेटिव। अब यह इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ होंगे, ठीक है। और यहाँ होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया इसका, यहाँ होगा, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई डाइपोल काम कर रहा होगा, तो यहाँ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो होगा उसको बोलेंगे आप डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
अब ये जो डाइपोल इनके अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, परमानेंट हैं, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट वर्क कर रहे हैं। तो परमानेंट डाइपोल होने की वजह से इनके अंदर डाइपोल मूवमेंट भी होगा और जिसके वजह से इस फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे कौन सा फोर्स, ये एक टाइप का स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। इन द कंपैरिजन ऑफ लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्स या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के कंपैरिजन में ये फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा बिकॉज ऑफ दिस परमानेंट डाइपोल। ठीक है, उसकी पोलरिटी भी ज़्यादा है, डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा और जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। ठीक है, अब इसी में आपका एक क्लासिफाइड आता है, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग, उसको पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ भी हल्का सा हम आपको डिफाइन कर देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बारे में बोला गया, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ, इट इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो हमेशा किसी एक हाइड्रोजन, मान लीजिए कोई एक हाइड्रोजन एटम है और उसके साथ में कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक एज ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बोली जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कंडीशन ये है कि अगर ये हाइड्रोजन है, ये इसके साथ जुड़ा होना चाहिए कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इसके साथ जो बॉन्डिंग होगी वो भी किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही होगी। इस साइड भी, इसके इस वाले एंड पे भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना बहुत जरूरी है और जिससे ये बॉन्डिंग करेगा वहां भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना जरूरी है, तभी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है कि भाई ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, फ्लोरीन के साथ करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, नाइट्रोजन के साथ करेगा, बिल्कुल करेगा, बट यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्यों नहीं करेगा भाई? क्लोरीन के साथ, क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अप्रॉक्स में क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिल्कुल बराबर होती है, फिर भी ये क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। इसका रीजन ये है कि इसका जो शेप होता है भाई, सॉरी साइज है, ऑक्सीजन का साइज जो बहुत छोटा है, फ्लोरीन का भी छोटा है, नाइट्रोजन का भी छोटा है, अपने ग्रुप में ये बहुत स्मॉल साइजेस के होते हैं। इन द कंपैरिजन ऑफ क्लोरीन जो है आपका बहुत बिगर साइज का है, उस तरीके से वो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये क्लोरीन नहीं बनाता। बट स्पेशल केस होता है, आप पढ़ेंगे क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वो स्पेशल केसेस हैं, वो केमिस्ट्री में होते रहते हैं, वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब पहला हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज द इंटरमॉलिक्यूलर एंड सेकंड इज द इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है इन डिफरेंट मॉलिक्यूल और इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है तब तो वो होगी इंटरमॉलिक्यूलर, और अगर वो एक ही मॉलिक्यूल में वर्क कर रही है तो वहां होती है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो जैसे हमने लिया एग्जाम्पल वाटर का, ठीक है, ये H रहा होगा इस तरीके से, ये OH इस तरीके से रहा होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ आप जानते हो हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियली पॉजिटिव रहा होगा, यहाँ भी पार्शियली नेगेटिव रहा होगा। तब इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, वो बॉन्डिंग आपकी कहलाएगी कौन सी बॉन्डिंग? H बॉन्डिंग। और ये H बॉन्डिंग जो होगी वो किस टाइप की होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है,
इंटरमॉलिकुलर होगी, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल ये, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल ये, तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल ये, तो डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में वर्क कर रही है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको बोलेंगे आप इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल HF का ले लेते हैं। कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि HF को ऐसे लिख देते हैं भाई, इनके बीच में ऐसे ऐसे, तो ये मेथड जो है आपका गलत है, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। HF के केस में जब भी आप रिटर्न करेंगे इसको, तो हमेशा जो फ्लोरीन होगा वो टॉप पे होगा, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, यहाँ हाइड्रोजन और इनके बीच में बॉन्डिंग, इस फ्लोरीन इसके बीच में बॉन्डिंग, और यहाँ एक और रहा होगा इसके बीच में, इनका जो एंगल होगा वो होगा 120 का, यहाँ भी 120 का एंगल रहा होगा, यहाँ भी 120 का एंगल होगा, तो फ्लोरीन जो होगा वो हमेशा बीच में ही होगा, ठीक है। उस तरीके से लीनियर वे में नहीं लिखा जाएगा उसको। तो आप देख रहे हो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शली नेगेटिव चार्ज यहाँ रहा होगा, इस पर क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव के बीच में यहाँ होगा, यहाँ भी पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पार्शली नेगेटिव, यहाँ पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पार्शली नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी किस टाइप की फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये भी होगी कैसी, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये तो हो गया इंटरमॉलिकुलर। अब जरूरी नहीं है कि भाई HF के मॉलिक्यूल के बीच में ही हो, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। आप कोई अल्कोहल ले सकते हैं, मान लीजिए कोई अल्कोहल है और वाटर है, इनके बीच में भी बॉन्डिंग होगी, वो भी इंटरमॉलिकुलर बॉन्डिंग होगी, क्योंकि एक अल्कोहल, एक वाटर, फिर से एक अल्कोहल, फिर एक वाटर, फिर एक अल्कोहल, फिर एक वाटर। जैसे अब जैसे मैं फॉर्मूला लिखूं अल्कोहल का, तो मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5OH ले लिया, यहाँ ये H हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, फिर से हमने ले लिया C2H5O ले लिया, H ले लिया, और फिर से इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पार्शली नेगेटिव, यहाँ पार्शली पॉजिटिव, और यहाँ भी पार्शली नेगेटिव, उसका भी पार्शली पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शली, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ H, यहाँ C2H5, ठीक है, यहाँ इस तरीके से। यहाँ भी आपको क्या दिख रहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और वहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये भी आपकी कौन सी रही होगी भाई, ये भी रहा होगा आपका कौन सा फोर्स, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी होगी आपकी कौन सी, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ये बना दिया क्या आपका, ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पार्शली नेगेटिव और ये H इस पर पार्शली पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्डिंग, ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में है, तो ये क्या होगी आपकी इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे मान लीजिए हमने ये CHO लगाया, यहाँ ये OH है, और CHO को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ तरीके से H, यहाँ पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पार्शली नेगेटिव, और यहाँ भी हल्का सा पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी इंट्रामॉलिकुलर होगी। और एक हमने एग्जाम्पल आपको बताया था क्लोरल हाइड्रेट, जिसमें क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जैसे CCl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये C, ये H, ये आपका OH रहा होगा, यहाँ OH रहा होगा, यहाँ जो बॉन्डिंग होगी, यहाँ होगी कौन सी, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जबकि यहाँ पर कौन सा एटम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, क्लोरीन का एटम, इधर स्पेशल केस है, और आपको याद रखना ये क्लोरल हाइड्रेट में ही होता है, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ क्लोरल हाइड्रेट में, बाकी नॉर्मली ये नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई अगर जैसे मान लीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक क्वेश्चन आता है कि H2O जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कैसा है, लिक्विड है, ठीक है, जबकि H2S जो है वो गैस है। क्यों है भाई? क्योंकि H2O में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। ऑन दी कंपैरिजन H2S में क्या होता है, सल्फर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करेगी, जिसके वजह से इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना ज़्यादा नहीं होगा, जिसके वजह से ये क्या होगी, रूम टेम्परेचर पर ये H2S एक गैस होगी, जबकि H2O एक लिक्विड होगा और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हायर होते हैं। जैसे मैं लिख दूं आपका H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, ये ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड हैं। जैसे ये वाटर है, ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड हुआ, ये H2S है, ये सल्फर का हाइड्राइड है, ये सेलेनियम का हाइड्राइड है H2Se, ये टेलोनियम का हाइड्राइड है H2TE। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ये करेंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपका ये होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसमें इसका सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया, इसका मिनिमम सरफेस एरिया, सबसे कम सरफेस एरिया इसका है और सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसका है। भाई जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा तो होगा, सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट करेगा बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, तो आप एक्सपेक्ट ये करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज इसमें क्या होती है भाई, H बॉन्डिंग होती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसी तरीके से अगर आप देखें ऑक्सीजन फैमिली में, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में H2O का और नाइट्रोजन फैमिली में NH3 का, इनके भी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ इनके ग्रुप के जो भी हाइड्राइड होंगे उनसे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का होगा, अमोनिया अपने नाइट्रोजन वाले ग्रुप में और ऑक्सीजन वाले ग्रुप में वाटर का होगा, जबकि कार्बन का जो हाइड्राइड होगा CH4, इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा अपने ग्रुप में, ठीक है। जो हाइड्राइड होगा, जैसे कार्बन है आपका CH4 हो गया, ठीक है, अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगा इसका, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसा कह दिया जाए कि जो आपका अल्कोहल है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, कि अल्कोहल जो है वो किसमें, वाटर में कैसा है भाई, सॉल्युबल है, और इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है, तो वो किस वजह से है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो वाटर के साथ H बॉन्डिंग बना रहा है, उसकी वजह से ये वाटर के अंदर कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर इस अल्कोहल को अगर मान लीजिए किसी भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला जाए, क्या लिया जाए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी अल्कोहल की इन द कंपैरिजन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के साथ वो H बॉन्डिंग करेगा, इनके साथ नहीं करता है, ठीक है। इसके साथ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि डिस्पर्जन फोर्स में जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी है, वो मान लीजिए ये दो एटम रखे हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच की मान लीजिए अगर मैं डिस्टेंस r मान लेता हूं, तो इनके अंदर इंटरनल एनर्जी होगी, और इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो, या इसको हम काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आर से किस प्रकार रिलेटेड होगी, वो क्वेश्चन पूछा। तो पहला है आपका डिस्पर्जन फोर्सेस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/r⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1/r⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके लिए है? डिस्पर्जन फोर्सेस के लिए, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं किसके लिए? डाइपोल डाइपोल के लिए। डाइपोल डाइपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/r⁵, ये रिलेशन रहता है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल में, ठीक है। अब आगे बात करेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में यहाँ जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी वो भी r⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब आपका एक लास्ट और बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अभी इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक है आपका क्या, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, एक पोलर मॉलिक्यूल, ओके। दूसरा है आपका क्या, नॉन पोलर, दूसरा नॉन पोलर है। अब इसके अंदर तो भाई पोलरिटी रही होगी ना, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पोलरिटी होगी इसके अंदर, डाइपोल होगा इसके अंदर, यहाँ डाइपोल वर्क कर रहा होगा बट यहाँ पर डाइपोल वर्क नहीं कर रहा होगा। तो होगा क्या कि जैसे ही इसके पास हमें आएगा नॉन पोलर, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इस डाइपोल के वजह से इस नॉन पोलर में क्या क्रिएट हो जाएगा भाई, एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके वजह से इसमें डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक डाइपोल के वजह से दूसरे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे डाइपोल प्रोड्यूस हुआ, इसको बोलेंगे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर मान लीजिएगा जैसे ये पास में आए, इसको हटा दिए, इसके अंदर मान लीजिए इसको हटा देंगे तो इसकी भी पोलरिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये फिर से दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव है और आपका यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ भी आपका कैसा डाइपोल वर्क करेगा, टेम्परेरी डाइपोल काम करेगा, परमानेंट डाइपोल नहीं होगा। तो परमानेंट डाइपोल नहीं होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो हमने पहले भी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो आपका स्ट्रॉन्ग होता है वो डाइपोल डाइपोल होता है, और डाइपोल डाइपोल से वीक फोर्सेस जो होते हैं वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है और डिस्पर्जन फोर्सेस भी होता है। अब इसकी ज़रा हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 1/r⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, r⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और 1/r⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।